चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से ब्यूटीफुल लेक्चर को। और आपका स्वागत है इस पीएससी जेईई नीट के प्यारे से प्लेटफॉर्म। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 10 को। अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में हमने फर्स्ट लॉ की जानकारी अच्छी खासी ले ली है और हीट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है हमने ये भी सीख लिया है। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की और अपने इस चैप्टर को आगे मूव ऑन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने होमवर्क में दिए हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है इफ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर ब्रोमीन गैस इज x किलो जूल पर मोल एंड बॉन्ड एंथैल्पी फॉर ब्रोमीन इज y किलो जूल पर मोल, द रिलेशन बिटवीन देम इज। सो देखिए हमें दिया है ब्रोमीन गैस का हीट ऑफ एटमाइजेशन। गैस का हीट ऑफ एटमाइजेशन लिक्विड होना चाहिए। हाँ, ब्रोमीन लिक्विड का हीट ऑफ एटमाइजेशन दिया है आपको x किलो जूल पर मोल और ब्रोमीन गैस का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दिया है y किलो जूल पर मोल। द रिलेशन बिटवीन इन एम पूछ रहा है x बड़ा है y से या y बड़ा है x से या फिर x बराबर y है। तो कॉमन सेंस की बात है, हीट ऑफ एटमाइजेशन आपका लिक्विड से गैस में है लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन आपका गैस से गैस में है। तो कहां ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा जी? पहले लिक्विड को गैस में बदलना पड़ेगा और फिर गैस को गैसियस एटम में बदलना पड़ेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ गैस को गैसियस एटम में बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ज्यादा हीट हमको हीट ऑफ एटमाइजेशन में देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपका जो x किलो जूल पर मोल वाली हीट है वो y से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो भी है इसका वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन y। और जेईई में जनवरी 2020 के क्वेश्चन अटेम्प्ट्स में भी आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार उसको समझने का प्रयास करते हैं। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको दिया है एटमाइजेशन फॉर I2 इज x किलो जूल a किलो जूल पर मोल। एटमाइजेशन है ये और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। क्या रिलेशन होगा? आयोडीन का एलिमेंटल स्टेट सॉलिड होता है, इसका तो गैस ही होगा। तो ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी? एटमाइजेशन में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? A इज ग्रेटर देन टू B। दैट इज द इजी क्वेश्चन और बहुत इजियर क्वेश्चन है ये आपके, आप इजीली यहां पे डन कर सकते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। आपको ये कहानी दी गई है, आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है बॉन्ड एनर्जी दी है आपको कार्बन कार्बन की, कार्बन हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। 346, 413, 437, 611। तो निकालते हैं डेल्टा एच। कैसे कैलकुलेट करना है आपको, इसके केस में पढ़ाया है कल आपको। तो बॉन्ड आपको तोड़ने हैं और वो सब आपको बनाना है। सबसे पहले हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, वो बनाने के लिए इसका मतलब हमें देनी पड़ेगी क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड, मतलब C डबल बॉन्ड C। और फिर हमें ये दो हाइड्रोजन जोड़ने भी पड़ेंगे, तो वो उन्हें जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस में H से H। अब ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड फॉर्म हुए हैं? जोन से फॉर्म होते हैं, जो बनते हैं वो हीट रिलीज करते हैं। तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? यहाँ पे C और C के बीच बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे CH के बॉन्ड बन रहे हैं तो वो एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। वैल्यू पुट नहीं करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो E डबल बॉन्ड C कितना है? 611
एंड 437, 6 3 9, 4 1 5 और 3 7, 7 1 8, 3 1 4, 6 4 10। तो आपका आंसर आ गया प्लस के 289 किलो जूल पर मोल। तो ये आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसका डी। ओके, तो ये आपने कल पढ़ लिया था और चीजों को यहाँ पे हमने समझ भी लिया। आइए, और क्या कोई होमवर्क क्वेश्चन में दिए हैं क्या? बाकी एक और क्वेश्चन होमवर्क में है, एस्टिमेट द एवरेज एसएफ बॉन्ड एंथैल्पीज in SF6, the value of standard enthalpy of formation of SF6 S gas and F gas का आपको दिया है। आपको क्या निकालना है? हाँ, SF6 के जो भी बॉन्ड है उनका एवरेज एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? चलिए, SF6 किससे मिलकर बना होगा? सल्फर और फ्लोरीन से, यहां तक हमको पता है। ये आपका SF6 है, यस, जो कि इससे मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एवरेज एंथैल्पी बतानी है आपको SF बॉन्ड की इन SF6 में। ये कुछ नजर आया? सल्फर गैस में है और फ्लोरीन भी किसमें है? गैस में है। ओके, लेकिन जो सल्फर होता है, नहीं, यहाँ पे आपको बताया नहीं है कि सल्फर गैस में है कि सल्फर, वो नहीं बताया आपने। तो यहाँ पे सल्फर किस में ही होगा? अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा, सॉलिड में, और फ्लोरीन अपनी एलिमेंटल स्टेट गैस में होगा। अब आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया अपना? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगा? हीट ऑफ रिएक्शन के। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा? 0 0। तो सिर्फ किसका आएगा? इसका। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6। तो कहीं से अगर मुझे हीट ऑफ रिएक्शन पता लग जाए तो मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 पता लग जाएगा, जो कि SF बॉन्ड की एवरेज एंथैल्पी के बराबर आ जाएगा। बेसिकली हमसे SF6 की तो एंथैल्पी पूछी है, तो मतलब हीट ऑफ रिएक्शन पता लग जाएगा तो मुझे SF6 की एंथैल्पी पता लग जाएगी। तो चलिए कैसे निकालते हैं? हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है एस ऑफ गैस की एंथैल्पी -1100, SF6 की एंथैल्पी दी है -1100, सल्फर गैस की दी है 275, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है आपकी, और एफ गैस की दी है 80 किलो जूल पर मोल। अच्छा, हीट ऑफ फॉर्मेशंस आपको दिया है। ओके, आपसे SF बॉन्ड का एंथैल्पी पूछा है, सिर्फ एक बॉन्ड का एंथैल्पी पूछा है आपसे। तो वही कहा ना कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। छोड़ दो, काम बन जाएगा डायरेक्ट, इतना कुछ करने का है नहीं। देखिए, सॉलिड को अगर उससे रिएक्ट करना है तो सबसे पहले सॉलिड को किस में चेंज करना पड़ेगा? गैस में। तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो क्या होगी? यू। फ्लोरीन का आपको दे रखा है, ये रहा हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और SF6 आपको दे रखा, बिल्कुल। अभी हमने क्या पढ़ा? हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6, और हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा अपना? आप क्या कर रहे हैं? सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, तो ये फॉर्म्ड हो रहा है, तो ये आपको हीट देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इस वाली हीट को प्लस करेंगे। दूसरा देखिए, फ्लोरीन है, F2 गैस फ्लोरीन में ही है, लेकिन ये डायरेक्ट सल्फर से तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको इसे गैसियस एटम में बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको इसे कुछ हीट देनी पड़ेगी, कितनी? 80। लेकिन ये केवल एक F की है कितने F? 6। इसका मतलब हमें इसके 6 गुना इसको हीट देनी पड़ेगी। अब ये आपके SF SF बॉन्ड बने हैं, तो ये एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कितने बॉन्ड बने हैं? 6। तो 6 SF बॉन्ड की जो भी एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी रिलीज कर जाएगी, और जो किसके बराबर आएगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 के। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 इज दिस,
दिस एंड डिवाइड में 6, और वो क्या है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, भाग करिए, तो 309.1 किलो जूल पर मोल आपका एनर्जी आ जाएगा एसएफ बॉन्ड का, सिंगल एसएफ बॉन्ड का है, तो वो हमसे पूछा था, हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब जो भी क्वेश्चन है वो इसी तरीके से होंगे, आप उन्हें कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि जैसे हमारा चैप्टर लगभग कल या परसों चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो उस चैप्टर के बाद संडे वाले दिन में हम थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करेंगे। ऐसे रिवीजन भी चालू कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन होगा संडे, और उस संडे का रिवीजन हम कैसे करेंगे इन सारे क्वेश्चनों के थ्रू। ठीक है, चलिए सबसे पहले रिवीजन थर्मोडायनेमिक्स से ही करेंगे। एक और क्वेश्चन है आपका, ये रहा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया is this, and if the enthalpy of formation of hydrogen from its atom is and that of nitrogen is, the average bond enthalpy of NH bond is, तो मतलब इसी तरीके से आपको वो करना पड़ेगा। आइए एक और करके देख लेते हैं, वन मोर अगेन। और सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है थर्मोडायनामिक्स, वेरी इजी, और इजी है, आपने देखा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, खाली हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है और वर्क डन कैलकुलेट करना है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, पूरा फिजिकल में भी कुछ नहीं है। चलिए, लेकिन हाँ मैं कंसेप्ट रेगुलर रिवाइज करते रहने पड़ेंगे ना, भूल जाएंगे। हमने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया और अपना सिलेबस बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, तो उसकी प्लानिंग भी है, मॉक टेस्ट और बहुत सारी चीजें। तो NH3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है और H2 का दिया है। देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि उसको आपने क्या करा है, इसकी एलिमेंटल स्टेट से उसको गैसियस एटम में बदल दिया, तो वो वाली हीट है ये, बदलने के लिए हीट देनी पड़ती है ना, वो है ये, मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन है ये, वो फॉर्म्ड करने वाली एटम की। तो -436 H की है ये, -436 H2 को H2H में बदलने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो है ये, कितनी है -436, और N2 के लिए कितनी है ये -712। तो क्या करते हैं, सबसे पहले NH3 कैसे बनेगा, N2 प्लस H2 से, अब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना होता है, तो ये 1 मोल बनना चाहिए। अब इसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, 1 मोल बनेगा तभी ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये जो हीट होगी रिएक्शन की, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 के बराबर आ जाएगी, पिछले क्वेश्चन में आपको यही बताया था मैंने। अब क्या करेंगे आप, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, N2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए N में आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ये N2 के लिए है कितने, हाफ मोल, क्या करेंगे हाफ मल्टीप्लाई में -712, सेम 3/2 को तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी -436, एंड दिस इज इक्वल्स टू, और यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, ये माइनस में थे ना इसलिए यार माइनस लगेगा। अब बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस, माइनस का, और कितने बॉन्ड है NH के, 3 बॉन्ड है, तो इसलिए 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी फॉर NH, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 46, प्लस आ जाएगा इधर आगे, वो सब लिख लेना, इतना सारा बार बार क्या लिखना, 964, ओके, एंड डिवाइड बाय 3, सो योर आंसर इज 321 के समथिंग अपना माइनस में एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाए। दैट वेरी इजी क्वेश्चन वी हैव जस्ट डिस्कस टुडे। ओके, एक सेकेंड, यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने एनर्जी दी है, यहाँ प्लस का साइन लगाना है हमें, क्या लगाना है, प्लस लगाना है, गड़बड़ हो गया, यहाँ प्लस लगाना है, साइन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। और ये एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, उसके साइन से हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। अब दोनों प्लस होकर उधर जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा,
इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा अपना 1056। तो 1056 को जब 3 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 354 के समथिंग प्लस में आएगा। यही अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन का था थोड़ा आप देख सकते हो, साइन अपने को पॉजिटिव लेने होते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव, अगर हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव और बॉन्ड बन रहे हैं तो नेगेटिव। बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए एनर्जी पॉजिटिव आएगी, यहाँ नेगेटिव लिखा था आपको उसका पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप रीट्राई करिए अगर आपने नहीं किए हैं। हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैश लॉ। हैश लॉ अभी तो फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, कुछ कुछ जनरल टर्म्स हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी वो कुछ है ही नहीं, सब पढ़ लिया। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही है कंसेप्ट उसके। चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं हैश लॉ। हैश लॉ क्या होता है? हैश लॉ कुछ भी नहीं है, जनरली ये क्या करता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है, टोटल पाथ को दिखा देती है, वो डेल्टा एच कैलकुलेट करके देती है। तो हैश लॉ क्या करता है, ये बताता है जैसे H2 प्लस O2 से आपका H2O बन रहा है, तो एक एक स्टेप बताएगा कि पहले H2 से H बनेगा, फिर O2 से O बनेगा, फिर H और O से OH के 2 बॉन्ड बनेंगे, फिर दो बॉन्ड बनने के बाद आपका H2O बनेगा। तो हैश लॉ क्या करता है, वो पर्टिकुलर बॉन्ड के समय कितनी कितनी एंथैल्पी निकलेगी उन सभी को यहाँ पे डिफाइन कर देता है। तो मान लीजिए जैसे मुझे कार्बन ग्रेफाइट है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, तो इसका डेल्टा एच क्या होता है, इसका एनर्जी रिलीज, इसका एनर्जी रिलीज, इसका एनर्जी, मतलब वो टोटल रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाएगा। हेड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा एच के बराबर। हैश लॉ क्या कहता है, आप इसके ईच स्टेप डिफाइन कर दीजिए। कार्बन ग्रेफाइट तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसे किस में चेंज होना पड़ेगा, गैस में, तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वैसे ही O2 डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, इसको चेंज करने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन एटम बनने के लिए इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन देना पड़ेगा। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन हो गया था, H2 बोल दिया। अब C और 2O आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी शायद रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका मतलब डेल्टा एच फॉर रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, इन स्टेप में जितनी भी हीट निकल रही थी उनको जो एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पे हीट देनी पड़ रही तो प्लस का डेल्टा H1, यहाँ देनी पड़ी तो प्लस का डेल्टा H2, और यहाँ निकली तो माइनस का डेल्टा H3। तो इस तरीके से ही हमारा आ जाएगा डेल्टा एच। तो हैश लॉ का काम यही है। तो मतलब बेसिकली अभी जब हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाली, जो भी काम वहां पे किए, तो वो सब अपने हैश लॉ पे ही डिपेंड कर रहे थे। तो हैश लॉ का मतलब यही है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये आपका हैश लॉ होता है, कुछ भी नहीं है हैश लॉ, पर्टिकुलर स्टेप को डिफाइन कर दिया, उसमें जो हीट निकल रही है इसको बता दिया, और फिर डेल्टा है जो सभी हीट के सम के बराबर आएगा। तो जैसा हमने भी बॉन्ड डिसोसिएशन में इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे ना, तो वही है, वही आपका हैश लॉ है बेसिकली, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो हैश लॉ है क्या, हैश लॉ द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल ऑफ फिजिकल प्रोसेस इज द सेम वेदर द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वन स्टेप टू द सिविरल स्टेप। अलग अलग स्टेप में डिटरमाइन कर देना ही अपना क्या कहलाता है, हैश लॉ कहलाता है। और क्या लिखा है, ये कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द फैक्ट, और आपने पता है हमने इनको जोड़ा क्यों, क्योंकि जो एंट्रापी जो भी एंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो उनको जोड़ा जा सकता है। ये पाथ, ठीक है, ये पाथ फंक्शन है, स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फैलोड, मतलब ये स्टेट फंक्शन है तो इसलिए इनको जोड़ा जा सकता है। तो ये अपना क्या है, हैश लॉ है। ओके, मैंने कल आपको बता दिया था लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो जब कोई भी सोल्ट या तो आयनों में ब्रेक होता है या फिर आयंस किसी सोल्ट को बनाते हैं, तो वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं जिनको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल सॉलिड लैटिस, 1 मोल सॉलिड लैटिस को उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या कहलाता है आपका, गैसियस, किसमें बदलना है, गैसियस कॉन्स्टिट्यूशनल आयंस, और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल लैटिस फ्रॉम इट गैसियस कॉन्स्टिट्यूशनल आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसका मतलब गैसियस जो भी आयंस हैं, गैसियस फॉर्म में जो आयंस हैं उनसे आता आप 1 मोल सोल्ट बना रहे हैं। मैंने जैसे Na+ और Cl- है, मेरा गैसियस फॉर्म में है ये, तो ये गैसियस फॉर्म में मेरा 1 मोल NaCl बन रहा है। तो इस 1 मोल NaCl को बनाने में जो भी हीट रिलीज होगी वो आपका लैटिस एनर्जी कहलाएगा, या जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपका लैटिस एनर्जी कहलाएगा। तो भी क्या है कि 1 मोल
लैटिस के फॉर्म होने में या 1 मोल लैटिस के टूटने में जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी देनी पड़ती है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है आपका लैटिस एनर्जी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या भी बोल सकते हैं हम, फ्लॉट। तो अब ये फ्लॉट खत्म भी हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में। बॉर्न हैबर साइकिल है क्या, बॉर्न हैबर साइकिल है क्या, बॉर्न हैबर साइकिल में हम ये दिखाते हैं, मतलब हर एक स्टेप को यहाँ पे प्रोसेस करके आपको दिखाया जाता है। मतलब जैसे सोडियम है तो सोडियम को पहले गैस में बदला, फिर गैस से आयंस में, फिर आयन से क्लोरीन, फिर क्लोरीन को गैस में, फिर क्लोरीन को क्लोरीन से आयंस में, फिर दोनों कुछ उनको एनर्जी दिया, लैटिस एनर्जी दिया, जिससे वो NaCl बन गया। तो मतलब हर एक स्टेप को दिखाना, ये कहलाता है आपका बॉर्न हैबर साइकिल ही कहलाता है। तो आइए समझते हैं कि बॉर्न हैबर साइकिल बनाएंगे कैसे। कुछ समझने लायक नहीं है, हम एक आध क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा बॉर्न हैबर साइकिल है क्या। बॉर्न हैबर साइकिल बेसिकली ये बताती है कि हर स्टेप में क्या हुआ। बेसिकली आपने सॉलिड Na+Cl से डायरेक्ट NaCl कैसे बनाया, तो उसमें कितनी कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ी, तो वो सब कौन बताएगा, बॉर्न हैबर साइकिल ही बताएगा। जस्ट सिमिलर टू हेस लॉ, ओके, जस्ट सिमिलर टू हेस लॉ। चलिए तो सबसे पहले बनाते हैं हम किसका, NaCl। दो चार करते हैं, उसके बाद अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद अपना चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। चलिए तो बॉर्न हैबर साइकिल हम सबसे पहले बना रहे हैं NaCl का, सॉलिड का। तो क्या होता है, Na सॉलिड क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका 1 मोल NaCl, यही आता है आपका NaCl। तो होगा क्या, सबसे पहले सॉलिड किस में बदलेगा, गैस में। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। कौन सी हीट देनी पड़ेगी, सॉलिड से गैस में बदलना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट डिफाइन करना, कौन सी हीट दे रहे हैं पर्टिकुलर स्टेप पर। फिर सोडियम गैस को आप किस में बदलना है, Na+ में, क्योंकि ये Na+ आयंस की फॉर्म में तो रिएक्ट करके ये आयन वो बनाते हैं सॉल्ट, तो ये बन जाएगा Na+। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा इसको, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइज करने के लिए क्या देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी। फिर हाफ मोल क्लोरीन को किस में चेंज करना पड़ेगा अपने को, क्लोरीन आयंस में। ये क्लोरीन आयंस में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, हीट ऑफ आयनाइजेशन, या 1 या 2। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट क्लोरीन तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, कौन रिएक्ट करेगा, पहले क्लोरीन गैस बनेगी ना, जैसे सोडियम गैस बना एटम फॉर्म में अभी है, तो सभी किसे बदलना पड़ेगा, एटम फॉर्म में। तो क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन Cl2 से क्लोरीन का बनना, ये होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर 1 मोल क्लोरीन। लेकिन यहाँ कितने मोल है, हाफ मोल। यहाँ कितना देना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी, आधी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये बन जाएगा आपका क्लोरीन एटम। अब जो क्लोरीन एटम बना है उसको दे देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब इस आयनाइजेशन एनर्जी से ये किसमें बदल जाएगा, आयंस। और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे यहाँ से, तो इन दोनों जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सी एनर्जी रिलीज करेंगे, यहाँ पे लैटिस एनर्जी। क्या रिलीज करेंगे, हमारी लैटिस एनर्जी। तो इस तरीके से डेल्टा H किसके बराबर आ जाएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन 1 प्लस आयनाइजेशन 2 माइनस में लैटिस एनर्जी। तो यही अपना क्या होता है, बॉर्न हैबर साइकिल। ये अपना क्या होता है यहाँ पे, बॉर्न हैबर साइकिल। चलिए तो इसको बनाने में ये सब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। Na+ और Cl में जब रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। चलिए अब अपना अगला करते हैं। अब हम बनाते हैं Al2O3 का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब इसको प्लस में भी कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी। NaCl जब टूटता है तो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब NaCl बनता है तो लैटिस एनर्जी देनी पड़ती है, तो मतलब प्लस में ले आएगी, ठीक है। NaCl किस में टूटेगा, Na+Cl-। तब आप क्या कहेंगे कि लैटिस एनर्जी रिलीज हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, NaCl फॉर्म्ड हो रहा है, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या आएगा, प्लस का साइन, ठीक है ना, प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं Al2O3।
अब हम बनाते हैं Al2O3 का। Al2O3 बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो ये कैसे बनेगा, आपको एल्यूमिनियम लेना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में, तो सॉलिड होती है, और ये O2 गैसियस स्टेट में। अब जस्ट बैलेंस दम, बैलेंस कर लिया। अब एल्यूमिनियम किस में चेंज होगा, सबसे पहले गैसियस एटम में। तो यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको, इसको सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए आपको देना पड़ता है एटोमाइजेशन एनर्जी, है ना, रेट ऑफ एटोमाइजेशन। कितनी मोल, 2 मोल। अब ऑक्सीजन को किस में चेंज करेंगे आप, ऑक्सीजन एटम में। तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कितना मोल, 3/2 मोल। अब ये ऑक्सीजन एटम बन गए आपके, कितने बने हैं, 3 बने हैं, यहाँ 2। अब 3 मोल जो ऑक्सीजन एटम बने हैं उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन आयंस में। अब देखो ऑक्सीजन से जब आप आयनाइजेशन एनर्जी 1 दोगे, कितनी मोल, 3 मोल, तो उसमें कितना चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, क्योंकि एक आयनाइजेशन एनर्जी एक ही तो आयन बनाती है। यहाँ पे आयनाइजेशन क्या होगी, माइनस चार्ज आएगा। यहाँ क्या आएगा अपना आयनाइजेशन एनर्जी का माइनस चार्ज। देखिए हमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या लाना, माइनस चार्ज लाना, याद रख लीजिए। हमने पिछले क्वेश्चन में साथ गड़बड़ कर दिया। क्लोरीन में भी हमने आयनाइजेशन एनर्जी लिख दी, क्लोरीन में आयनाइजेशन एनर्जी नहीं आएगी। समझो, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आयनाइज करना, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना। आयनाइजेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, मतलब प्लस चार्ज देना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो चार्ज कौन सा आएगा, माइनस। ऑक्सीजन पर आपको कितना चार्ज चाहिए, -2। तो पहले एक, अगर आप एक एनर्जी दोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी 1 दोगे, एक बार दोगे, तो कितना चार्ज माइनस का आएगा, -1 चार्ज आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देंगे, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एनर्जी देंगे 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां पर हमने इसको क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब एनर्जी हमने दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ओ माइनस चार्ज आ गया। लेकिन हमको कितना माइनस चार्ज चाहिए, डबल माइनस चार्ज चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी और देनी पड़ेगी, लेकिन इस बार एनर्जी रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी, क्योंकि O के ऊपर सिंगल माइनस चार्ज स्टेबल नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। दूसरी साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, माइनस का। अब जो है ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे, 2 माइनस बन जाएंगे। अब एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम में पहले आपको +1 चार्ज लाना पड़ेगा, फिर +2 और फिर +3। तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी 1 देंगे इसे, तो +1 चार्ज आएगा। फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2 देंगे तो +2 चार्ज आएगा। और फिर जब तीसरी बार इसको एनर्जी देंगे, तब जाके हमारे पास एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आएगा, +3 चार्ज। अब फाइनली क्या होगा, ये एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, Al2O3 सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या रिलीज, क्या देनी पड़ेगी हमें, लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका ये Al2O3 कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। तो इसका अगर कोई डेल्टा H बोले तो क्या बोलेंगे हम, डेल्टा H अगर कोई बोले तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 del H एटोमाइजेशन, heat of formation 2 del H atomization plus ionization 1, ionization 2, ionization 3, एंड यहाँ पे +3/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड +3 टाइम ऑफ एटम हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -2, एंड प्लस लैटिस एनर्जी। तो ये अपना बराबर आएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन।
तो इस तरीके से हमारा टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन यहां से आ गया। ठीक है, सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा टोटल क्या आ गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा जाता है किसी का। अब हम एक और का लिख के देखते हैं। या अब आपको शायद समझ आ गया होगा हीट आपको बॉन्ड हैमर साइकिल बनाना कैसे है। तो आपने बॉन्ड हैमर साइकिल बनाना सीख लिया। अब इसके ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चन है जेईई मेंस के जो कि पेपर में आए हुए हैं। वो सभी क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स जीएससी जेईई नीट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन आपको करके लेके आने, करीबन 15 से 20 क्वेश्चन है और वो सब आपको करने हैं। आइए हम तब तक एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी फिर आपको होमवर्क में देंगे, वो आपको करके लेके आने हैं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका जो कि रेजोनेंस एनर्जी पे बेस करता है और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में हमने आपको कल पढ़ा दिया। ये अगर ये समझ आ जाना चाहिए बॉन्ड हैमर साइकिल जैसे। तो पहली बात, हर क्वेश्चन आप यही तो कर रहे थे। अभी जो हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन करे हैं 3-4 दिनों से हीट ऑफ रिएक्शन वाले, उसमें ये सब काम कर रहे थे। तो ये कोई नया थोड़ी नहीं है अपने लिए। बस एक टर्म नहीं होगी, लैटिस एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बस यही टर्म नया और कुछ नहीं। देखिए, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन 1 एंड बेंजीन at 25 degrees Celsius are minus 156 plus 9 kilojoule per mole respectively. The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexane at 25 डिग्री सेल्सियस is minus 119 किलोजूल पर मोल. use this data to estimate the magnitude of resonance energy of benzene. तो हमें डेल्टा हाइड्रोजनेशन एनर्जी थियोरिटिकल दी है -119 और हमें रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है। इसका मतलब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पहले थियोरिटिकल निकालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटिकल दिया है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपको रेजोनेंस एनर्जी मिल जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन। तो हम बना रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। हमें क्या दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है हमें और हमें बेंजीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है 49। तो क्वेश्चन ने हमें थियोरिटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। किसका दिया है ये, तो साइक्लोहेक्सेन का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन दिया है हमें। साइक्लोहेक्सेन का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन दिया है -119 और रेजोनेंस पूछा है हमसे बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन रेजोनेंस पूछा है। मतलब आपको इस बेंजीन को किसने बदलना है, इसका अगर आप हाइड्रोजिनेशन करवाओगे तो सारे बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के जितने भी डबल बॉन्ड थे वो टूट जाएंगे और आपका ये बन जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, और आपको क्या दिया था, साइक्लोहेक्सीन है ये, ना कि हाँ साइक्लोहेक्सेन है। और साइक्लोहेक्सीन का भी हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया है। हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया है साइक्लोहेक्सीन का। साइक्लोहेक्सीन किसको बोलते हैं, इसको साइक्लोहेक्सीन बोला जाता है। इसका हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया है माइनस का 119 किलो जूल पर मोल और हमसे रेजोनेंस एनर्जी जो है यहाँ पे पूछी है बेंजीन की। इसका मतलब हमें बेंजीन के हीट ऑफ फॉर्मेशन का जरूरत यहाँ पे पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो कि एडवांस में आया हुआ है। हम इतने लेवल की तैयारी करेंगे तो छोटे मोटे लेवल तो तैयार हो ही जाएंगे, जेईई मेंस और नीट जैसे तो हो ही जाएंगे। इसलिए ऐसे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे किए जा रहे हैं। ठीक है, सोचिए कैसे करेंगे इसे।
देखिए तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन का काउंट करना है। इसका मतलब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का जो थियोरेटिकल वैल्यू है उसमें से माइनस करना पड़ेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन का बेंजीन का ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेरिमेंटिकल आता है, तो एक्सपेरिमेंटिकली वैल्यू आपको क्या दिया है बेंजीन का, ये एक्सपेरिमेंटिकल वैल्यू दिया है 49 और ये आपका साइक्लोहेक्सीन का दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन -156 और साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हीट ऑफ रिएक्शन नहीं है। साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि जब हम साइक्लोहेक्सीन में हाइड्रोजन डालेंगे तो ये क्या बनाएगा अपना नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देने का मतलब है कि इसने आपको हीट ऑफ रिएक्शन दिया है। कितना गानी दी है अपने को, और ये बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर आएगा हीट ऑफ रिएक्शन के, विच इज इक्वल्स टू इसका फॉर्मेशन बेंजीन का, नहीं पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। साइक्लोहेक्सीन का तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन -156 दिया है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन अपने को नहीं दिया है। क्योंकि ये तो ऑब्जर्व वैल्यू हो गया ना, हमें तो निकालना पड़ेगा थ्योरेटिकल। तो ये 156 है ना, यस -156 हमको ये दिया है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, अगर मुझे हीट ऑफ रिएक्शन पता लग जाए तो मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पता लग जाएगा, लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगेगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका हीट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो कैसे आएगा, 6 बॉन्ड तो CH है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और माइनस में क्या एक डबल बॉन्ड C। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बनेंगे तो माइनस में CH। देखिए हो क्या रहा है, आप ये वाले बॉन्ड तोड़ रहे हो, डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड तोड़ रहे हो, और यहां कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं CC वाले और CH वाले। यहां क्या हुआ, डबल बॉन्ड को तोड़ा तो यहां क्या फॉर्म हो गया, आपके CH वाले बॉन्ड फॉर्म हो गए। C के साथ क्या आ गया H आ गया, और CC वाले बॉन्ड तो पहले से थे ही, माइनस में ट्वाइस ऑफ ECH बराबर में -119। और अगर इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे तो यहाँ पे कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 3 बॉन्ड टूट रहे हैं। इसका मतलब थ्राइस ऑफ EC डबल बॉन्ड C, इसका तो 0 ही होता है। और यहां क्या आएगा, ये 6, यहां पे कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं, 6 टाइम ऑफ CH बॉन्ड, और साइन कौन सा आएगा अपना माइनस का, क्योंकि बन रहे हैं बराबर में हीट ऑफ रिएक्शन। अब दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, ये किसके बराबर आ गया। इसका मतलब यहां क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया -257 किलो जूल पर कैलोरी। या तो आप नॉर्मल देख भी सकते हो, क्या यहाँ पे एक बॉन्ड टूट रहा था तो 119 किलो जूल एनर्जी निकली, बन तो यही रहा था। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 3 बॉन्ड टूट रहे हैं और बन यही रहा है। तो यहाँ पे जब एक बॉन्ड टूटा तो इतनी एनर्जी निकली, तो 3 बॉन्ड टूटेगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप ऐसे निकाल के भी देख सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी एनर्जी हो जाएगी हीट ऑफ रिएक्शन -257। क्या आपको हीट ऑफ रिएक्शन पता लग गया है, यस। अगर आपको हीट ऑफ रिएक्शन पता लग गया है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि -257 इज इक्वल टू -156 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। जरा के प्लस हो जाएगा, ये यहां कितना बचेगा 100 बज रहा है, कहीं कुछ किया है क्या, हाँ या 357 आएगा, गुणा गलत कर, यहां आएगा अपना 200, साथ में 7 गया जी, और यहाँ 6 है, यहाँ कितना आएगा 201, माइनस का 201, माइनस माइनस प्लस, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन थ्योरेटिकल कितना आ रहा है प्लस का 201, लेकिन एक्सपेरिमेंटिकल कितना दिया है 49। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या आ गई, थ्योरेटिकल माइनस
एक्सपेरिमेंटिकल, तो आंसर क्या आ जाएगा 152 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारी यहाँ पे क्या आ गई, रेजोनेंस एनर्जी आ गई। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको किसी का रेजोनेंस एनर्जी या फिर कुछ भी कैसे कैलकुलेट करना होता। और ये काफी सुंदर और काफी अच्छा क्वेश्चन था। सारा दिमाग हमें यही लगाना था साइक्लोहेक्सीन का। अगर इसको पकड़ लिया तो फिर तो क्वेश्चन हलवा है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा और मजबूत करते हैं अपने कंसेप्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। N2O का रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करना है। इफ द हीट फॉर्मेशन ऑफ N2O का हमें क्वेश्चन में दिया है ये, इसका मतलब क्या दिया है हमें, ये ऑब्जर्व दिया है N2O का। और हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, N डबल बॉन्ड N, नहीं ट्रिपल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड एंड E N डबल बॉन्ड O। तो रिएक्शन लिखिए N2O कैसे बनेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, हाफ मोल, नहीं सही है ये तो, यहां हाफ मोल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा नाइट्रोजन का, N2O का, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, आप याद रख सकते हैं इसको, ये इसका स्ट्रक्चर होता है N2O का, याद रख लो। बाकी इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे कि स्ट्रक्चर कैसे बना जाता है, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सब दिया जाता है, इसका मतलब आपको जैसे पहले सिखाया वैसे ही करना। तो डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, आपको पहले नाइट्रोजन को किसमें तोड़ना पड़ेगा, नाइट्रोजन एटम में। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो कैसे देनी पड़ेगी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मतलब पहले आपको तीनों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको, ओ के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, है कितने, हाफ मोल। फिर क्या बन रहा है, एक मोल डबल, मतलब एक NN बन रहा है, N डबल बॉन्ड N। तो हीट कितनी निकलेगी, 1 मोल N डबल बॉन्ड N की हीट कितनी है, -418। और क्या बन रहा है, N डबल बॉन्ड O, एक ही बॉन्ड बन रहा है N डबल बॉन्ड O, और N डबल बॉन्ड O बनता है तो कितनी हीट निकलती है, 607 माइनस का 607। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 में 18। और ये कितना दिया है, बस पलिस कर दिए, 9 6 15, 4 4 8 और 1 9, 9 2 11, 8 7 15, 6 4 10। यहां से अपना आंसर आ गया प्लस का 170 किलो जूल पर मोल। ये अपना आ गया डेल्टा एच, दैट सिंपल। तो इस तरीके से आप ये साइकिल बनाएंगे और जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा आप वो वहां से कर सकते हैं। जनरली मेंस हो चाहे नीट हो, नॉर्मल लेवल पर ही पूछा जाएगा। और हमने तो काफी हाई लेवल तक चीजों को समझ लिया है, और ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो भी जेईई मेंस में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपलोडेड हैं, यू कैन गो एंड टू डू मैम, सब करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको ये चैप्टर कितना मजबूत है। चलिए हम थोड़ा से और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं, या तो आज सेकेंड लो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे या फिर हम इसको इतना ही रहने देंगे। देखिए 3 moles of an ideal gas at 300 Kelvin expand isothermally from 30 decameter cube to 45 decameter cube against the constant opposing pressure of 18 kilopascal, then the amount of heat transferred is the x joule। क्वेश्चन है, करिए, जेईई मेंस जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 मोल है आइडल गैस के, क्या हमने ऐसा किया है कभी, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है, याद रखिएगा, एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मली 30 डेकामीटर से 45 डेकामीटर के। एक कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और कितना, 80 किलो पास्कल का आप लगा रहे हो, मतलब पी एक्सटर्नल दिया है 18 किलो पास्कल। क्या बोला है आपको, हीट ट्रांसफर्ड कैलकुलेट करनी है। आपको एक पढ़ा रखी है भाइयों बहनों, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू,
ये कौन सा पाथ है? आइसोथर्मल, मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब Q बराबर माइनस डब्ल्यू, एंड रिवर्सिबल में वर्क डन कितना आता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस है माइनस, इसका मतलब Q बराबर आ गया पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल कितना है? 80 किलो पास्कल, और V2 कितना है? 45, V1 मतलब 15, ये शायद मैंने किया है कभी। और डेका मीटर क्यूब, डेका का मतलब -3, और ये मीटर क्यूब, इससे ये कटा। पास्कल मीटर क्यूब क्या बनाता है? जूल बनाता है, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हीट डिफरेंस या हीट ट्रांसफर कितनी आ गई? 80 जूल। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, और यही अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए जेईई मेंस जनवरी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफी इजी था, लेकिन अगर हम यूनिट में खेल जाते तो हमें यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलता। अरे हाँ, एक चीज तो हम भूल गए, इसका गुणा कौन करेगा? आइयो राम जी, ध्यान से कितना आ गया? 1200 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आध क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथेन। इथेन से इथेन बनाना है हाइड्रोजन ऐड करके, तो बॉन्ड एनर्जी आपको बतानी है, मतलब डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, हीट ऑफ रिएक्शन बताना है। अरे यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने तो इससे हार्डर लेवल पढ़ा है, मतलब बढ़िया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अपने को ये दिया है 44 414, और क्या दिया है? 347, सी डबल बॉन्ड सी, और एच एच। क्या करेंगे जी? इथेन से इथीन बनाना। इथेन का फॉर्मूला ये होता है, इथीन का फॉर्मूला है, और इथीन से इथेन बनाना है, मतलब एल्केन वाला नॉर्मल। तो क्या ऐड करने हैं? हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं? 1 मोल हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे? कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये वाला, तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी। और क्या कर रहे हैं आप? एच एच बॉन्ड भी तो तोड़ रहे हैं। कितने एच एच बॉन्ड तोड़ रहे हैं? 1 बॉन्ड, मतलब प्लस ये वाली। यहाँ क्या बन रहा है? सी सी बॉन्ड बन रहा है एक तो, और क्या बन रहा है? सी एच बॉन्ड बन रहा है। कितने सी एच बॉन्ड बन रहे हैं आपके? 2 बन रहे हैं, एक सी एच और एक सी एच, तो यहाँ पे 2 ECH। अब वैल्यू पुटिंग कर दो। वैल्यू कितनी आएगी? सीसी की 615 प्लस एच एच का 435, मतलब 1050, माइनस इसका क्या आएगा? सीसी का 347, और -2 मल्टीप्लाई ECH, प्लस कर दो दोनों को। आप दोनों को माइनस कर देंगे, अपना आंसर कितना आ गया? माइनस का 125 किलो जूल पर मोल। तो ये अपना यहाँ पे आ जाएगा हीट ट्रांसफर। इतना हमें हीट ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और ये अप्रैल 2024 में आया हुआ है, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यही सिंपल है, बॉन्ड एनर्जी को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है आपका। एक और पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन भी लगभग ऐसी है। आपको क्या दिया है? ECH दिया है इस बार 98.8, EHH दिया है 104, ECC दिया है 83, हाँ EC डबल बॉन्ड सी दिया है 147, और सी सॉलिड से सी गैस दिया है 171, सब किलो कैलोरी। और रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन हो रही है ये, कार्बन सॉलिड के 5 मोल लिए हैं, 4 मोल हाइड्रोजन लिए हैं, और आप ये बना रहे हैं 1 मोल। और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन सॉलिड को गैस में बदलना पड़ेगा, और कितनी मोल हीट देनी पड़ेगी? 5 मोल। तो कितनी मोल हीट देनी पड़ेगी? 5 मोल। नाउ हाइड्रोजन गैस को किस में बदलना पड़ेगा? हाइड्रोजन एटम में, और कितने हैं? 4 मोल। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी?
अब यहाँ कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? 2 मोल तो आपके CH बॉन्ड बन रहे हैं, एक CH, अरे बहुत सारे CH बन रहे हैं, CH। और यहाँ कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। देख लो मैं बना के दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं CH वाले? 8। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई में CH बॉन्ड की एनर्जी 98.8। और डबल बॉन्ड बन रहे हैं कितने? 2। तो 2 मल्टीप्लाई में ये माइनस है कि प्लस? नहीं प्लस ही, माइनस 147। अब और क्या बन रहा है? और कोई बॉन्ड बन रहे हैं? CC वाले बॉन्ड बन रहे हैं, एक CC और एक CC, मतलब 3 CC बॉन्ड बन रहे हैं। तो माइनस में 3 मल्टीप्लाई में CC बॉन्ड। तो बस ये लिखने में कठिन था, हमें लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया बस, और इसीलिए टफ है, और कुछ नहीं है इसमें। गुणा भाग करते हैं। 5 एकम 5, 5 7 35, 35 5 5 35 और 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, प्लस करिए, इसको करते हैं 8 बटे 64, 8 बटे 64 और 4 70, 8 में 72, 72 और 7 69, 2 7 14, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 3 3 9, 3 8 24, 0.4, 9 4 13, 9 9 18, 18 4 22 और 1 23, 7 2 9 2 11, 11 और 2 13। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे इसमें से। तो 133.4 प्लस 1271, अरे यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? -62.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मानोगे नहीं, हमने वो भी कर लिया, तो काफी इजी है। और ये जेई मेंस में भी आया है। और मान सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन अगर जेई में टफ हो रहा है तो शायद ऐसा क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिल सकता है। और अगर कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो तो यू कैन चेक, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, जेई एडवांस का करते हैं उसको, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हमें आज स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए जी एडवांस का क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबस्टन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एट 248 केल्विन। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रोपीन आर दिस। द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन इज दिस। तो कंबस्टन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है आपको साइक्लोप्रोपीन का। चलिए करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि आपने साइक्लोप्रोपीन को कंबस्ट करा है तो आपको ये मिलता है। आपसे क्या पूछा है? हीट ऑफ कंबस्टन फॉर दिस रिएक्शन, मतलब बेसिकली आपको हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने को बोल रहा। तो कंबस्टन थेरेपी तो कुछ है नहीं, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया। क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन बराबर है हीट ऑफ कंबस्टन के, तो हम क्या निकाल सकते हैं? आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लीजिए, दिक्कत खत्म। आपको इसका फॉर्मेशन दिया है, इसका फॉर्मेशन दिया है, इसका फॉर्मेशन 0 होगा, लेकिन इसका फॉर्मेशन तो नहीं दिया, तो क्या करेंगे? तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास जुगाड़ है। कौन सा जुगाड़ है? हमें एक और दिया क्वेश्चन में, क्या चीज दी है कि भैया साइक्लोप्रोपीन को क्या करवा के, आइसोमराइज करवा के हमने इसे किस में बदल दिया है? प्रोपीन में बदल दिया है, इसमें बदल दिया है। तो ऐसा करने में हमें कितनी हीट देनी पड़ रही है? 33 हीट देनी पड़ रही है, -33 हीट ऑफ आइसोमराइजेशन निकल रही है। इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन। इसके और हमें क्वेश्चन में साइक्लोप्रोपीन की वैल्यू कितनी दी है? क्वेश्चन खोल के देख सकते हो आप नोट्स में जाके, 20.42। इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन की वैल्यू कितनी आ गई?
3.42 प्लस का। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन हमारा यहां से आ गया है। तो अब देखिए साइक्लोप्रोपीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल गया, CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है और इसका, बस तो अपना आंसर कर लेते। सबसे पहले बैलेंस करिए, बैलेंस नहीं किया है मैंने। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन। कितनी हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन है कितनी, 2। और कितनी ऑक्सीजन है, 9। तो यहां क्या आ जाएगा, इसका तो हीट ऑफ 0 क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में होगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन बराबर हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ दिस, और किसके बराबर आएगा ये अपने फॉर्मेशन के। तो फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल ऑफ ये, 3 मोल ऑफ ये एंड माइनस में 1 मोल ऑफ ये। तो ये सारा जब कैलकुलेट करते हैं तो अपना आंसर आता है 2091.32। तो ये अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें दिमाग कहाँ लगाना था, मैं यहाँ लगाना था। तो एडवांस फंसाता है बस, वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट दे देगा और आपको फंसाने का ट्राई करेगा। और मेंस और नीट में क्या होगा, नॉर्मली आप पहला स्टेटमेंट देके ही आपसे पूछवा लेगा। लेकिन हर प्रकार के क्वेश्चन करना जरूरी है, कब उसका मूड बदल जाए, कब दे दे, कुछ भी नहीं कह सकते। हमें तो हर कंसेप्ट पे जाना है और चीजों को समझना है। और वैसे भी खाली बैठे क्या करेंगे, कंसेप्ट मजबूत करते हैं, थ्योरी मजबूत कर ली, 2-4 क्वेश्चन लगा लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब पूरे 4-5 महीने पढ़े, चैप्टर ना भूलें, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको लगाते रहना है। एक और क्वेश्चन है कौन सा, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग होमोजेनस गैसियस रिएक्शन एसीटोन प्लस ऑक्सीजन टू मेक एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and to given bond energies for them and to calculate resonance energy for the givens if। अच्छा रेजोनेंस एनर्जी भी हमको दी है। देखो रेजोनेंस एनर्जी अगर क्वेश्चन में दी जाती है तो वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा। तो कभी भी रेजोनेंस एनर्जी देता है तो डेल्टा एच में क्या करते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है हमें, कहा आप एसीटोन ले लीजिए भाई साहब और उसमें मिला लीजिए क्या, 2 मोल ऑक्सीजन के। जैसे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिल जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स H2। और क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी, CO की बॉन्ड एनर्जी, C सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी, O डबल बॉन्ड O की, OH की, CH की और CC की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए क्या क्या टूट रहा है इसमें। पहली बात, ये सब तो रिमेन्स पार्ट है, ये टूटा, इसका मतलब CC बॉन्ड टूटा और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के टूटे। और क्या टूटा, ये डबल बॉन्ड O टूटे, अभी तो O बन रहा है और उसके साथ H आ गया। तो क्या टूटा भैया, डबल बॉन्ड O टूटे, कितने मोल, 2 मोल। फिर क्या क्या बन रहा है, यहां ये OH बॉन्ड बना तो माइनस में EOH, ठीक है, OH बॉन्ड, और माइनस में CO बॉन्ड, ये भी तो बन रही है नई बॉन्ड। और क्या बन रहा है, 2 बॉन्ड CO की, क्या बन रहा है, 2 बॉन्ड OH की। तो बस सबकी यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, सबका वैल्यू दे रखा है, सॉल्व करके अपना। और हमें रेजोनेंस एनर्जी भी दी है, कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेंस एनर्जी है 140 और COH की रेजोनेंस एनर्जी है 118। ये रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं ना, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी दी है। तो कभी भी रेजोनेंस एनर्जी देगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सब वैल्यू पुटिंग करके माइनस करने पर अपना आंसर आता है -348 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। और हमने अपने फर्स्ट लॉ के सभी क्वेश्चनों को कर लिया है। और यहां से हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बोले तो प्लॉट क्या होता है जी, खत्म होता है। अब सेकंड लॉ की स्टार्टिंग होगी। तो बेसिकली आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सेकंड लॉ का स्टार्टिंग हुआ क्या, तो कहीं कमी रह जाती है तभी कोई नया लॉ बनता है। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन रही होगी।
तो फर्स्ट लॉ में क्या क्या लिमिटेशन रही? फर्स्ट लॉ आपको ये नहीं बता सकता कि ऐसा प्रोसेस क्यों हो रहा है। भैया चाय ठंडी क्यों हो गई, आइसक्रीम क्यों पिघल गई, पानी ठंडा था गर्म कैसे हो गया, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो इन सब के बारे में कौन नहीं बता पा रहा? आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पा रहा। साथ ही में वो ये भी नहीं बता पाता कि हीट का फ्लो कहां से कहां होता है, जो भी ट्रांसफर हो रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, वो कहां से कहां जा रहा है। इसका आंसर भी कौन नहीं दे सकता हमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं दे सकता। और तीसरा रीजन, ये स्पॉन्टेनिटी या रैंडमनेस के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, जिसकी वजह से आपका जो ये नियम है, कौन सा नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो यहाँ पे फेल हो गया। और स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए, प्रोसेस अपने आप क्यों होता है, इन सबको डिफाइन करने के लिए आपका दूसरा नियम आता है, जिसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पढ़ेंगे उसको हम कल, और फिर कल हम जाके इस चैप्टर को, कल और परसों करीबन 2 दिन के अंदर इस चैप्टर को हम कर देंगे फिनिश। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और होमवर्क करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।